हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल आर गुड। अभी तक जो सर्कल के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से कैसे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। फर्दर जो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर दो सर्कल हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और उनके लिए क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, कि दो सर्कल है तो उनकी कॉमन टेंजेंट्स कैसे कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं। तो फर्स्ट केस है नो कॉमन टेंजेंट का, कि दो सर्कल की कैसे पोजीशन रखी जाए कि उनके कोई भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ ना की जा सकती हो। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करता है कंप्लीटली, तो हम लोग इन दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए। तो देखो, जैसे ये O1 मान लो अंदर वाले सर्कल का सेंटर है जिसकी रेडियस R1 है। O2 इज द सेंटर ऑफ एक्सटीरियर सर्कल हुज रेडियस इज R2। अगर मैं इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और फिर जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए मैं रेडियस ड्रॉ करता हूं, ये देखो। तो ये जो लाइन सेगमेंट अगर मिला है हमें O2 टू दिस, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट। अगर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ बाहर वाले सर्कल की रेडियस से कम रहेगी तो डेफिनेटली ये वाला जो सर्कल है वो इस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि जैसे ही ये डिस्टेंस अगर R2 से बड़ी हो जाएगी, मान लो ये डिस्टेंस यहां तक चली जाती है, तो ये सर्कल क्या करता है, बाहर चला जाता। यानी कि ये कंडीशन आपको क्या मिली कि जो O1 O2 के बीच की डिस्टेंस है तो उसको मैंने O1 O2 लिखा, प्लस जो इंटीरियर की रेडियस है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन रेडियस ऑफ द एक्सटीरियर सर्कल। तो इस केस में ये सर्कल डेफिनेटली दूसरे सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो यहां से इसको थोड़ा सा और लिख के तो O1 O2 क्या हो जाएगा, लेस देन R2 माइनस R1। यानी कि इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके रेडियस के डिफरेंस से लेस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमें यहां पता था कि R2 बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, R1 अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, तो हमने ऐसे लिखा। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कोई भी रेडियस रहे, हमें ना पता कि एक्सटीरियर इंटीरियर की रेडियस कौन सी है, तो हम डायरेक्ट उनका सब्ट्रैक्शन करें और मॉडुलस ले लें। ठीक है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इस केस में कोई कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन देयर इज नो कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। ठीक है, सेकंड देखो, वन कॉमन टेंजेंट कब ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दो सर्कल हैं और वो इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां वो इंटरनली टच करेंगे वहां पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोला जाता है। तो आप दो वर्ड्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। तो ये देखो, ये अंडर व्हाट कंडीशन ऐसा हुआ है, तो आपको पता है कि दो सर्कल इंटरनली टच करें, इसके लिए कंडीशन क्या रहती है। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, देखो, एक अंदर वाला एक जो बड़ा सर्कल है उसके सेंटर हमने O1 माना, रेडियस R2, एंड जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस R1 और सेंटर O2। तो इनके दोनों के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया और इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कोई भी दो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डेफिनेटली देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करेगा, ये इस पॉइंट से पास करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन मिली, देखो, ये जो O1 O2 की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, पूरी रेडियस में से ये वाला सेगमेंट माइनस करना पड़ेगा, और ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस। तो मीन्स R2 माइनस R1 के इक्वल होना चाहिए O1 O2। सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होने चाहिए। मॉडुलस लगा दिया ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि छोटी रेडियस कौन सी है, बड़े वाली रेडियस कौन सी है। आप बिना देखे माइनस करो और उनका मॉडुलस ले लो।
ये वाली कंडीशन में वन कॉमन टेंजेंट रहेगी और इस कॉमन टेंजेंट को बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं? अगर किसी दो सर्कल के एक कॉमन टेंजेंट है और दोनों सर्कल के सेंटर उस कॉमन टेंजेंट से एक साइड में लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डेफिनेशन मैंने लिखी कि a common tangent is called direct common tangent if the two circle lie on the same side of the common tangent। कि उस कॉमन टेंजेंट के दोनों सर्कल क्या करते हैं? सेम साइड में लाई करते हैं, तो दोनों का सेंटर क्या आ जाएगा? सेम साइड में। ठीक है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट उसको बोला जाता है जिसमें दोनों सर्कल्स अपोजिट साइड्स में लाई करते हैं कॉमन टेंजेंट के, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अभी देखते हैं इनके केसेस। तो बच्चों यहाँ आपको दो चीजें सीखने को मिल रही है। एक तो कि कैसे कैसे सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, उसकी कंडीशन भी मिल रही है, और उसके साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी ईच केस में। तो नेक्स्ट केस है टू कॉमन टेंजेंट्स का, कि अगर दो सर्कल हैं और दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, क्या है? टू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी? देखो, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं इस सर्कल का सेंटर O1 है, रेडियस R1 है, और जो अनदर सर्कल है उसका सेंटर O2 है, रेडियस R2 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस के डिफरेंस से तो ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस केस में O1 O2 इक्वल्स टू हो जाता है R1 माइनस R2 के, तो उस टाइम तो ये इंटरनली टच करने लग जाते हैं, तो ये इंटरनली टच भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो है नहीं इस केस में। सेकंड, जब O1 O2 लेस देन R1 माइनस R2 होता है, तो ये फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था। इस केस में एक सर्कल दूसरे सर्कल के इंटीरियर में लाई करता है, तो ये कंडीशन भी नहीं है। तो कंडीशन में यानी कि यहाँ कंडीशन क्या रही? हमें इन दोनों कंडीशन से थर्ड वाली कंडीशन चाहिए, यानी कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 माइनस R2 से बड़ी हो जाए। और अब ये जो सर्कल है ये एक्सटीरियर में भी ना चला जाए, ऐसा भी ना हो कि एक सर्कल ऐसे है और ये दूसरा सर्कल ऐसे चला जाए, हमें इस कंडीशन से भी बचना है। तो ये कंडीशन देखो कब आएगी? ये कंडीशन तब आती है जब इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, O1 O2 अगर क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए R1 प्लस R2 से, तो उस टाइम दोनों सर्कल क्या करते हैं? कोई इंटरसेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमें नहीं चाहिए। और जब ये इसके इक्वल हो जाता है तब ये ऐसे टच करते हैं, तो ये कंडीशन भी नहीं है। तो कंडीशन तो क्या है? इंटरसेक्शन वाली है। मीन्स सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेस देन R1 प्लस R2। तो ये इस कंडीशन में दो कॉमन टेंजेंट्स रहेंगी, और दोनों ही कॉमन टेंजेंट्स के लिए देखो, दोनों सर्कल इधर हैं, इसके लिए दोनों सर्कल एक साइड में हैं, तो दोनों ही टेंजेंट्स कैसी हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। ठीक है, और ये कंडीशन आप एक और जगह में यूज कर सकते हैं कि टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं दो सर्कल, तो उनमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री कॉमन टेंजेंट्स। तो देखो, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो देखो एक टेंजेंट ऐसे पॉसिबल हो जाएगी, एक टेंजेंट यहाँ से पॉसिबल हो जाएगी, और एक टेंजेंट जहाँ वो एक्सटर्नली टच करते हैं वहाँ पॉसिबल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी? 3। अब देखो, इस सर्कल के लिए दोनों सर्कल इस टेंजेंट के लिए दोनों सर्कल सेम साइड में है, इस टेंजेंट के लिए दोनों सर्कल सेम साइड में, इट मीन्स दे आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये क्या है? इसमें एक सर्कल लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो ये क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। कॉमन तो ये तीनों ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग नेम हैं। ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है। तो ये किस कंडीशन के अंडर हमें ऐसा मिलेगा? तो देखो,
इन दोनों के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, मान लेते हैं इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, तो ये वाला r1 प्लस r2 किसके इक्वल रहेगा, सम ऑफ रेडियस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो O1 O2 इक्वल टू R1 प्लस R2 रहेगा। इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट्स रहेंगी और सर्कल्स क्या करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, तो इस कंडीशन में एक्सटर्नली टच करेंगे। और जब ये इससे लेस था तब क्या कर रहे थे, ये थोड़ा सा इधर इधर खिसक जाएगा, ये इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन R1 प्लस R2 होगा। ये कंडीशन हमने अभी जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था उसके अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, तो इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 1 ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो बच्चों आपको करना क्या है, ये सारे केसेस आपको खुद से बना के देखने हैं एक बार। ठीक है, तो यही केसेस पॉसिबल होते हैं। हमारा लास्ट केस जो है उस केस में कि दोनों सर्कल ना तो इंटीरियर है, ना ही इंटरनली टच करते हैं, ना ही एक्सटर्नली टच करते हैं, तो दोनों क्या रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे। तो इस कंडीशन को आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि व्हेन 2 सर्कल्स आर डिसजॉइंट, तो कब डिसजॉइंट होंगे, मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर O1 है, रेडियस R1 है, सेकंड O2 विद रेडियस R2। तो देखो इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो इन दोनों के रेडियस के सम से तो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मीन्स वेन एवर O1 O2 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडियई, देन डेफिनेटली 2 सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अब देखो यहाँ कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, तो एक टेंजेंट तो ये वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब एक टेंजेंट आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट रहेगी, और एक टेंजेंट ये भी पॉसिबल रहेगी, दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। मीन्स हमने इनके नेमिंग कर दी AB और CD, तो क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और PQ और RS ये क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितनी रहेंगी इस केस में, 4 कॉमन टेंजेंट्स रहेंगी। कब, जब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडियई। ये आप लोग रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। तो ये 5 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए, और सर्कल में 5 ही केसेस पॉसिबल होते हैं 2 सर्कल के लिए कि कैसे कैसे वो टच कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे केसेस आप खुद से बना के ज़रूर देखें, और जो ये कंडीशंस हम लोगों ने लिखी हैं ये कंडीशंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हायर क्लासेस में भी यूज़ होती रहेंगी, आपको वहाँ भी हेल्पफुल रहेंगी ये। तो इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, अच्छे से देखें इनको, और इनके ऊपर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको भी आप इजीली टैकल कर पाएंगे अगर एक बार खुद से इनको लिख लेते हैं तो। ठीक है, होप कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, कि 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ किसको बोला जाता है। जैसे ये 2 सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं विद सेंटर O1 रेडियस R1, सेंटर O2 रेडियस R2। तो इन दोनों की जब मैंने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिली, ये यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दिस सर्कल। तो ये जो PQ जो सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, PQ को बोला जाता है लेंथ। ठीक है, तो हम PQ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियई एंगल 90 डिग्री बनाती है, ऐसे ही यहां से 90 डिग्री एंगल बनेगा Q के ऊपर। फिर मैंने क्या किया, O2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन O1 P के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट मान लो T पे मिला आपको, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब ये 90 90 90, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 90। इट मीन्स QO2 TP ये क्या मिल गई, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मिली तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो जो लेंथ PQ रहेगी दैट विल बी इक्वल टू O2T। ठीक है, तो O2T क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
और एक चीज़ और देखने वाली है, जब हमने इसको रेक्टेंगल कहा तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो QO2 विल बी इक्वल टू PT, और QO2 क्या है, R1। तो ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ तक T पॉइंट तक ये वैल्यू हो जाएगी R1। ठीक है, तो PT भी आपको क्या मिल जाएगा, R1। रीज़न क्या है कि PQO2T इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां से आप O1T की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी रेडियस R2 है और यहां से यहां तक वैल्यू R1 है। तो ये जो वैल्यू है O1T विल बी R2 माइनस R1। अब देखो TO1O2 में अलग से बना लेता हूं मैं यहां, TO2O1, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है। ये जो है ये क्या है, R2 माइनस R1। ठीक है, O1O2 ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, इवन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट रहता है वो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है। तो ये R1 और ये R2, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। और TO2 हमें फाइंड आउट करना है, और TO2 की वैल्यू किसके इक्वल है, PQ के इक्वल। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, तो O1O2 स्क्वायर 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू TO2 स्क्वायर प्लस O1T स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, R1 प्लस R2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू TO2 स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 स्क्वायर। इसको TO2 के लिए सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, TO2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में TO2 की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर द रूट R1 R2। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या आ जाएगी, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2। ये किस केस में लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट मिली हमें, जब दो सर्कल क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे मिल जाएगा आपको, मैंने कहा एक सर्कल है विद रेडियस 16, ठीक है, एंड अनदर सर्कल विच टचेस दिस सर्कल एक्सटर्नली। ठीक है, ये एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे मान लो, और ये वाले सर्कल की रेडियस है 16 और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है मान लो 9। और ये कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये मान लो पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, फाइंड PQ। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन करने की नीड नहीं, आप डायरेक्ट इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। आप कहेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट R1 R2। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R1 क्या है 16, R2 क्या है 9। तो 16 9 से क्या हो जाएगा 144, और अंडर द रूट 144 क्या होता है 12, तो 24 सेंटीमीटर। यानी कि आपको PQ की लेंथ क्या मिल गई 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट एक बार आपको खुद से करने की नीड है। नेक्स्ट देखो रिजल्ट क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। और आपको केस क्या दे रखा है, आपको दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। मतलब O1 O2 आपको D दे रखा है। D क्या है
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और ये मान लो इनकी कॉमन टेंजेंट है। आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम वे में आप प्रोसीड करेंगे। अब आपको O1 O2 क्या दे रखा है, यहां D दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये D है। तो हमने यहां इसको ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, यहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, ये 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये मान लो पॉइंट D है। इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, इस सर्कल की रेडियस R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ रहेगी आपके पास में, सिमिलर वे में PT की लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि आप इसलिए प्रूव कर सकते हैं ये 90 90 90 ये 90, रेक्टेंगल मिल गया। तो ये लेंथ R2, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी R2, यहां से लेके यहां तक। तो PT आपको मिला R2, तो O1T क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। इन ट्राइंगल, तो फिर से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही होगी, TO1 O2, ये लेंथ आपके पास में D है, ये लेंथ TO2, TO2 लेंथ क्या है हमें फाइंड आउट करना है, TO2 PQ के इक्वल है, और जो ये है ये R1 माइनस R2 के इक्वल है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या कहेंगे कि PQ होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो यहाँ से PQ होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से PQ आपको मिल जाएगा अंडर द रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। कि अगर आपको दो सर्कल दे रखे हैं और उनकी रेडियस दे रखी है से R1 और R2, और ये कहे कि उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हायर कंसेप्ट्स को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। क्लास 10th जो NCERT लेवल पे है वहां तो आपको सिंगल एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स के कंसेप्ट्स गिवन है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आप लोग देख लेंगे, और जो असाइनमेंट्स आपको दी गई है उनको ट्राई करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं तो आप किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, टाइप करके कि टिपिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन IIT फाउंडेशन और NTSC, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।